हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का सुपर क्विक रिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना, या फिर बार बार यही एग्जाम में आते हैं। इसके अंदर सब कुछ मोस्टली आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद आप एक बस कंपाइलर के क्वेश्चन कर लेना, जो भी आपके पास कंपाइलर अवेलेबल है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 23 की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है बेसिक्स अबाउट एफटीपी। तो एफटीपी के बारे में, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में कुछ पॉइंट आपको, अगर एग्जाम में कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको कुछ बातें इसके अंदर लिखनी होती हैं। पहली बात, ठीक है ना, एफटीपी कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। दूसरा, गवर्न कौन करता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हर साल अपडेट किया जाता है इसको। सुपरवाइज्ड बाय डीजीएफटी। कौन सुपरवाइज करता है? डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डीजीएफटी जो होता है वो इशू करता है वेरियस एथोराइजेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी, जो कि 10 डिजिट का होता है। कई बार इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कितने डिजिट का होता है? 10 डिजिट का, याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद आता है डीजीएफटी डिसीजन जो होते हैं वो फाइनल होते हैं और बाइंडिंग होते हैं जब हम एफटीपी इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये 6 बातें हैं जो इसके अंदर आपको पता होनी चाहिए थी। अगली बात आती है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है स्टेटस होल्डर क्या होता है और उसका थ्रेश होल्ड लिमिट क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। ये होता है एक्सपोर्टर्स के ऊपर। अगर कोई एक्सपोर्टर्स हैं जो, ठीक है ना, जो जो भी एक्सपोर्टर्स हैं, अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है उनके पास, तो दे आर एलिजिबल फॉर रिकॉग्नाइजेशन एज स्टेटस होल्डर, ठीक है ना। ये किस चीज पे बेस करेगा? उनकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में, जो कि करंट एंड प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर की देखी जाती है। थ्रेशोल्ड के ऊपर कैसे कैटेगरी दी जाती है, आइए उसको चेक कर देते हैं। यहाँ पे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार तक होता है, ठीक है ना। ओके, जब हम एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो यूएस डॉलर इन मिलियन होता है, ठीक है ना। तो जो कि 3, 15, 50, ठीक है ना, 200 और 800 ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन है दूसरा जो कि पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, स्टेटस होल्डर के बारे में। अगला तीसरा क्वेश्चन है, अगला जो एग्जाम में आ सकता है वो है क्या क्या बेनिफिट है अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको स्टेटस होल्डर मिल जाता है तो उसको क्या फायदा है, ठीक है। कोई बिजनेसमैन, उसको स्टेटस होल्डर, किसी बिजनेस को स्टेटस होल्डर मिल जाता है तो उसके फायदे क्या है या उसकी प्रिविलेजेस क्या है। कुछ बातें जो आपको यहां पे लिखनी है। पहला, 2 स्टार जो हमने बात की थी ना अभी, 5 स्टार तक, 2 स्टार या उससे ऊपर अगर कोई है, ठीक है ना, तो वो अपना एक्सपोर्ट वेयर हाउस सेटअप कर सकता है, ये उसको परमिशन मिल जाती है। इसके अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे एथोराइज कर सकता है वो, और कस्टम क्लियरेशन कर सकता है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स होता है वो 60 दिन के अंदर, ठीक है ना, फिक्स कर दिया जाएगा नॉर्म्स कमेटी के द्वारा, और बिजनेसेस के कंपैरिजन में उसको प्रेफर्ड ट्रीटमेंट मिलेगा। एंड, ठीक है ना, बैंक गारंटी की जो रिक्वायरमेंट होती है उससे भी उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। हालांकि 2-3 पॉइंट मैंने और भी दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है एडवांस एथोराइजेशन के अंदर। एडवांस एथोराइजेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात, एडवांस एथोराइजेशन में आपको पता होना चाहिए वैल्यू एडिशन, मिनिमम वैल्यू एडिशन का रेट है 15%। लेकिन कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जिसके अंदर 15% से कम भी हो सकता है मिनिमम वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन कैसे निकालते हैं? ए माइनस बी डिवाइड बाई बी इंटू में 100। ए का मतलब ये होता है और बी का मतलब यहाँ पे ये होता है। इसके ऊपर स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 9 भी आप देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि वैलिडिटी पीरियड क्या होता है एडवांस एथोराइजेशन का। तो ये याद रखना है, एमसीक्यू में काम आ सकता है, 12 मंथ का हो सकता है। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ये है एडवांस एथोराइजेशन के मामले में कौन कौन सी ड्यूटी जो होती है वो एग्जेम्प्ट होती हैं। तो ये आप ध्यान रखना है। कैसे याद रखोगे? आप पढ़ते थे ना टाइप्स ऑफ ड्यूटी के अंदर, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इसके अलावा 2 सेस, एजुकेशन सेस और कंपनसेशन सेस, और बाकी एक आईजीएसटी, 8 होते हैं टोटल, वो यहाँ पे याद करने हैं एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मिलेगा, ठीक है ना, ए बी सी में से किसी में से एक पार्ट। ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये अंडरस्टैंड कम होता है, आपको याद करना पड़ता है। ये क्वेश्चन क्या है? एडवांस एथोराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट। क्या पूरे साल के बेसिस पे भी एडवांस एथोराइजेशन लिया जा सकता है क्या? ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टेट द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ एडवांस एथोराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट टू द एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर के मामले में यहाँ पे तो वे एक्सपोर्टर्स जो हैविंग, जिनके पास क्या है, पास्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, इन एटलीस्ट प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर, वो एंटाइटल होंगे, क्या ले सकते हैं वो? एडवांस एथोराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट, लेकिन ओनली फॉर दोज आइटम, कौन सी? जो नोटिफाइड है इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म, ठीक है ना, नॉट ऑन एड होक बेसिस, ठीक है ना, एड होक बेसिस पे नहीं। आगे कहता है एडवांस एथोराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट सेल ऑल्सो नॉट अवेलेबल, किसके लिए अवेलेबल नहीं है? इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म वेयर इनपुट इज नोटिफाइड, ठीक है ना। 3 पॉइंट ये हो गए। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 2 के देखोगे तो यही है, और इसके अंदर चौथा पॉइंट ये भी आपको लर्न करना
पड़ेगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे। वो क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एथोराइजेशन स्कीम, हालांकि सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं, ये आए हुए हैं या आ सकते हैं, ये सारे इसी तरीके के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले अपनी पीडीएफ के अंदर। DFIA स्कीम क्या होता है? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एथोराइजेशन स्कीम। इसके अंदर क्या होता है? ये ऐसी फैसिलिटी है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या कर सकते हैं आप, इंपोर्ट कर सकते हैं उन इनपुट को जिनका आप यूज करने वाले हैं मैन्युफैक्चर करने में, जो आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये किस को क्या क्या पॉइंट इसके अंदर आपको लिखने हैं। पहली बात करो टायर की, टायर याद रखना, तो इंपोर्ट ऑफ टायर जो होता है वो DFI स्कीम के अंदर अलाउड नहीं होता है। इसके अलावा ये स्कीम किसके लिए अवेलेबल नहीं है? जेम सेक्टर और ज्वेलरी सेक्टर के लिए। इसके अंदर सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जाम्प्ट है, एडवांस ऑथराइजेशन में 8 कस्टम ड्यूटी एग्जाम्प्ट थी। इसमें मिनिमम वैल्यू एडिशन 20% है, एडवांस ऑथराइजेशन में 15% था। DFIA ट्रांसफरेबल है, एडवांस ऑथराइजेशन ट्रांसफरेबल नहीं होता है। कंपैरिजन भी मैं साथ साथ में यहाँ पे दे रहा हूँ। सेपरेट DFIA शैल बी इशूड फॉर ईच स्टैंडर्ड आउटपुट नॉर्म्स, ठीक है ना। कई बार तो एग्जाम में यही पूछ लेते हैं SION की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। तो सेपरेट DFIA शैल बी इशूड फॉर ईच स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म, हर एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स के लिए अलग से DFIA शैल बी इशूड, ये बातें ध्यान रखनी है। अगला आता है DFIA क्या वैलिडिटी होता है? 12 मंथ, जबकि एडवांस ऑथराइजेशन का भी 12 मंथ होता था। ये हो गया इनका एक कॉमन पॉइंट। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको रीड नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर ये आपको याद करना पड़ेगा। ये RTP नंबर 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसको लर्न करना पड़ेगा। 3-4 बार इसको रिवीजन कर लेना। रोड टैप स्कीम, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। रेमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, तो ये इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम खुद देना पड़ेगा, तो इसको जरूर लर्न करें। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने EPCG। EPCG का होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपको काफी सारी बातें हम पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन सी इसके ऑब्जेक्टिव, एक्सपोर्टर्स कौन कौन से होते हैं, कैपिटल गुड्स और इसकी वैलिडिटी, 4 बातें इसके अंदर सीखने वाले हैं। सबसे पहला EPCG स्कीम जो होती है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है इसके अंदर। EPCG स्कीम परमिट करती है जितने भी एक्सपोर्ट्स के ऊपर रहती है, एक्सपोर्टर्स जो होते हैं, मान लो मैं एक्सपोर्टर हूं, तो ये मुझे परमिट करती है कि भैया आप एक काम करो, आप कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। किस चीज के लिए? ठीक है ना, प्रोडक्शन के लिए, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, और आप जीरो कस्टम ड्यूटी पे, मतलब आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी पे करने की नीड नहीं है। लेकिन बदले में मुझे कुछ क्या करना है? बदले में आपको क्या करना है? एक्सपोर्टर से रिक्वायरमेंट है कि बदले में वो अपनी जो एक्सपोर्ट ओब्लिगेशन है वो फुलफिल करेगा। ये 2 बातें भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। आगे चलते हैं। एलिजिबल एक्सपोर्टर कौन कौन से होते हैं जिसको जो इस स्कीम के अंदर आते हैं? तो ये होते हैं मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, मर्चेंट एक्सपोर्टर और सर्विस प्रोवाइडर। मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर विद और विदाउट सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर। टाई टू, इसके अंदर क्या लिखना है? टाई टू सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना। उसके अलावा एलिजिबल कैपिटल गुड्स, कौन कौन से कैपिटल गुड्स आते हैं इसके अंदर? 4 तरीके के आते हैं। वे कैपिटल गुड्स जो CKD और SKD कंडीशन में होते हैं, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, एंड ये याद रखना मोल्ड, डाई, जिग्स, फिक्चर्स, स्पेयर्स एंड टूल्स, ठीक है। और इसके अलावा कैटलिस्ट, ठीक है ना, फॉर इनिशियल चार्ज प्लस में 1 सब्सिक्वेंट चार्ज, ठीक है ना, ये याद करना पड़ेगा आपको हल्का सा। इसके अलावा वैलिडिटी की अगर बात करें तो 24 महीने की होती है, हालांकि रीवैलिडेशन इसके अंदर परमिट नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ये सारी क्वेश्चन एग्जाम के हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रोविजन रिलेटिंग टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के रिलेटेड कुछ प्रोविजन है। एक तो हम पढ़ेंगे सैंपल के ऊपर, इंपोर्ट ऑफ सैंपल के ऊपर, और दूसरा पढ़ेंगे इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट के ऊपर। तो इंपोर्ट ऑफ सैंपल में 3 बातें बता रखी है कि इंपोर्ट ऑफ सैंपल हालांकि रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन वो अलाउड है फिर भी विदाउट इंपोर्ट ऑथराइजेशन। यहाँ पे किसी भी इंपोर्ट ऑथराइजेशन की नीड नहीं है, हालांकि इसके एक्सेप्शन है। 5 आइटम, डिफेंस आइटम, सिक्योरिटी आइटम, सीड्स, बीज, न्यू ड्रग्स, इनको ऑथराइजेशन की नीड होती है। ड्यूटी फ्री सैंपल अलाउड है अप टू 3 लाख फॉर ऑल द एक्सपोर्टर, लेकिन सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस। इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट की अगर बात करें तो गिफ्ट जो होता है वो प्रोहिबिटेड होता है, लेकिन एक्सेप्शन है। 2 गिफ्ट कौन कौन से? राखी या लाइफ सेविंग मेडिसिन, ठीक है ना, बोलो क्लियर है। गिफ्ट हाउएवर आप इंपोर्ट कर सकते हो, जो भी एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटी होती है वो पे करके, ठीक है ना। लेकिन अगर राखी के ऊपर बात करें तो राखी के ऊपर, ठीक है ना, अगर राखी के ऊपर अप टू 100 रुपीज लगता है ड्यूटी, तो कोई भी ड्यूटी आपसे कलेक्ट नहीं की जाएगी। आगे चलते हैं और अब आ जाते हैं की सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। अब हम पढ़ेंगे एडवांस ऑथराइजेशन और DFIA स्कीम के अंदर क्या की सिमिलरिटीज होती है और क्या डिफरेंस होते हैं। तो की सिमिलरिटीज में 2 बातें हैं, स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 4 यही है। आगे चलते हैं। की सिमिलरिटीज में 2 बातें आपको लिखनी है। क्या? दोनों स्कीम के अंदर अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो इनपुट ऑयल और कैटलिस्ट, ठीक है ना, वो परमिट होते हैं, आपको किसी भी तरह की कस्टम ड्यूटी पे करने की नीड नहीं है। दोनों के अंदर जो वैलिडिटी पीरियड होता है वो 12 मंथ होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। की डिफरेंसेस क्या है? तो चलिए की डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था DFIA स्कीम ट्रांसफरेबल होता है, एडवांस ऑथराइजेशन ट्रांसफरेबल नहीं होता है। जैसा कि हमने बात किया था DFI के अंदर मिनिमम वैल्यू एडिशन 20% होता है, एडवांस ऑथराइजेशन में 15% होता है। इसके अलावा हमने बात
बात की थी एडवांस एथोराइजेशन में 8 जो होती है ना ड्यूटी वो एग्जम्प्ट होती हैं, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा हमने बात की थी, ठीक है, DFI स्कीम में सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जम्प्ट होती है। ये वाला पॉइंट आप रीड करके याद कर सको तो अच्छी बात होगी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है ना, डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन पेपर में या तो आज तक आए हैं, या आपको सभी कंपाइलर में आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे, या आपको स्टडी मेट में भी मिलेंगे। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सारे दे दिए हैं। अगर आप इतना भी कर लोगे तो आप इंश्योर कर लो कि भैया आपके 4 या 5 नंबर एग्जाम के लिए पक्के हो गए हैं, ठीक है ना। तो ढंग से इसको कर जाना, इसको मत छोड़ना एटलीस्ट, ठीक है ना। बहुत सारे लोग, ठीक है ना, FTP को छोड़ के ही चले जाते हैं, तो आप छोड़ने जा रहे हो तो एटलीस्ट इतना कर दो, ठीक है ना। इतना भी कर लोगे तो 4-5 नंबर आपके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं, ठीक है ना, हर एक कंपाइलर में मिलेंगे आपको। ये स्टडी मेट के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से एग्जाम में बार बार आता है। डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है? डीम्ड एक्सपोर्ट में 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो सप्लाईज, कौन कौन सी सप्लाई ऐसी है जिसको डीम्ड एक्सपोर्ट मानेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एक तो होती है सप्लाई अगेंस्ट एडवांस एथोराइजेशन और DFI स्कीम, ठीक है ना, और एक सप्लाई अगेंस्ट EPCG एथोराइजेशन, सप्लाई टू EOU STP ये वगैरह, ठीक है ना। इसके अलावा सप्लाई टू, ये प्रोजेक्ट से याद रखना, मेगा पावर प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। और इसके अलावा सप्लाई टू UN और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर ऑफिशियल यूज, ठीक है ना। ये बाकी ये पॉइंट भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसा कि बताया पूरी ही PDF में हर एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट, बेनिफिट फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट, तो डीम्ड एक्सपोर्ट के मामले में क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 3 यही है। एडवांस एथोराइजेशन मैंने कराई है, एडवांस एथोराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट मैंने पढ़ा है। DFI 3 पॉइंट तो पहले पॉइंट में लिख देना। उसके बाद ड्रॉबैक आप पढ़ते हो, ड्यूटी ड्रॉबैक, तो आप डीम्ड एक्सपोर्ट लिख के उसके सामने ड्रॉबैक लिख देना, और हल्का सा एक्सप्लेनेशन जो नीचे इसके दे रखा है। एक हो जाएगा रिफंड, ठीक है ना, जो एक्साइज ड्यूटी होता है स्पेसिफाइड एक्साइजेबल गुड्स के ऊपर, ठीक है ना, उसका रिफंड। तो ये हल्का सा इसको भी लर्न करके आपको लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर इस चैप्टर को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। 5 नंबर आपके बिल्कुल आने वाले हैं, ठीक है ना, और 5 नंबर इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट फॉर यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कमेंट में मुझे जरूर बताया करो दोस्तों कि क्या ये जो सुपर क्विक रिवीजन है इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इसका बेनिफिट आपको ज़्यादातर तभी मिलेगा जब आपने 2-3 बार खुद रिवीजन कर लिया है। अब आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी मैं रिवीजन कर लूँ, ठीक है ना। ओके, अगर आपको कोई चीज़ करने में 1 घंटा लग रहा है तो वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट करके मैं करके दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मेरा जो है श्योर शॉट की जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से, जिसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन में डालने वाला हूँ, लगभग 20 क्वेश्चन उसमें डाल चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन भी मैं बना रहा हूँ और वो आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आप उनको भी जरूर देखना, और साथ ही साथ यहाँ पर पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ के ये इसको करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।